गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग ऑनलाइन हो प्लीज़ मेरे को एक बार बता दो कि मेरी वॉइस आप सभी तक ठीक ठाक आ रही है, वीडियो क्वालिटी ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इज माई वॉइस फाइन? एम आई ऑडिबल? बताओ एक बार मुझे, इज माई वॉइस फाइन? जो लोग ऑनलाइन है, चलो मैं चेक करता हूँ। ठीक है, थैंक्स। इज माई वॉइस? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम है, फील्ड थ्योरी का प्रॉब्लम है। इट इज अबाउट द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। Which of the following complex numbers has or have a prime number as the degree of its minimal polynomial over rational field? तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं अगर लास्ट ऑप्शन से स्टार्टिंग करूँ तो मिनिमल पॉलिनोमियल of 2 to the power 1 by 3 over q, this is given by x to the power 3 minus 2, because this is the irreducible polynomial that satisfies 2 to the power 1 by 3 over rational. It is irreducible by Eisenstein criteria. Hence its degree is 3, so it is a prime number. True statement. अगर आप मिनिमल पॉलिनोमियल देखेंगे iota over q, then you will be getting x square plus 1. It is 2, it is also a prime, so it is also true. अगर आप रूट 2 प्लस रूट 3 को निकालेंगे तो ये डिग्री 4 का एक्सटेंशन आप सभी को याद होता है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो लेट्स कॉल x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस रूट 2, और अगर यही मैं स्क्वायर कर दूं तो आई गेट एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर
36. So this will be the irreducible polynomial of degree 4 satisfies or with the root 2 plus root 3 it is of degree 4. तो ये false हो जाएगा. The first option zeta 7 a primitive seventh root of unity. यहाँ पर आप zeta 7 को मान सकते हो e to the power 2 pi I by 7 7 primitive root of unity यानी कि तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है आपने साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, है ना? तो अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ zeta 7 over rational is given by the phi 7 of x. phi 7 of x को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर मैं x की पावर 7 माइनस 1 को एक्सप्रेस करूंगा तो आई विल बी गेटिंग x माइनस 1 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 6. तो ये आपका x की पावर 7 माइनस 1 को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये होगा phi 1 of x phi 7 of x. These are called cyclotomic polynomials. तो यहाँ पे अगर आप phi 7 of x निकालेंगे so this phi 7 of x is 1 plus x square plus x की पावर 3 plus x की पावर 4 plus x की पावर 5 plus x की पावर 6 which is irreducible monic. Hence it is a minimal it is the minimal polynomial for this. So it will be minimal polynomial for zeta 7 over rationals over x. This is one way. There is another way. आप क्या कर सकते हो कि जो ये zeta 7 है आप देखो कि कौन सा पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मानो मैंने रखा if I take x is equal to e to the power 2 pi I by 7. So if I take x to the power 7 it will be 1 because e to the power 2 pi I will be 1. इसको एक्सप्रेस करो x to the power 7 minus 1 बराबर 0. इसको एक्सप्रेस करोगे तो फाइनाइट जीपी की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6. आइजनस्टीन क्राइटेरिया का यूज करके आप लोग क्लियरली प्रूव कर सकते हो कि जो जीटा 7 है वो इसका तो रूट होगा नहीं x माइनस 1 का, तो वो किसका रूट बचेगा? इसका रूट बचेगा. तो इट इज आपको ये स्टेटमेंट जरूर पता होगा दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x to the power n minus 1 is irreducible over Q if and only if n is a prime number. तो यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हो? 7 minus 1, 7 is a prime, hence it is an irreducible polynomial, hence the minimal polynomial for zeta 7. So its degree is not a prime number because degree is 6. So ये भी false हो जाएगा. इसका जो minimal polynomial आएगा over rational field, it will be 1 plus x to the power 7 minus 1. It will be the minimal polynomial for this. I hope this is fine for everyone. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है. क्या आप में से कोई इसका आंसर करना चाहेगा? एनीवन? सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द टेस्ट, जिसने भी टेस्ट दिया हो. नहीं दिया अभी ट्राई करना चाहो? Can you solve this problem?
देखो नैना कश्यप, अभी मैं क्लास ले लूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपके डाउट कराऊंगा तो मेरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उस पर शेयर कर सकते हो, देयर वी कैन डिस्कस दिस प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन इन विच एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर एक्स इज अ मैक्सिमल आइडियल, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन करूँ, सपोज करो फाई, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आर एक्स से लेकर के आर पे, आई एम सेंडिंग माई पी एक्स टू p of 0. So here you will be feeling that this phi, this is evaluation map, this is evaluation onto ring homomorphism. What will be the kernel? कर्नल फाई में वो सारे पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनकी वैल्यू 0 पर 0 होगी। अगर जो 0 पर 0 होंगे तो उसमें से आपके पास x का फैक्टर जरूर आएगा। सो द लीस्ट पॉसिबिलिटी विल बी द आइडियल जनरेटेड बाय x. This is on to by fundamental theorem of ring isomorphism, we will have domain quotiented with the kernel is isomorphic to image, but mapping is onto, so image will be isomorphic to R. Now this R is an integral domain, that means R is without zero divisor. So this ideal is a prime ideal. So here I can say this implies, since R is an integral domain, implies this is a non-zero prime ideal. अगर ये non-zero prime ideal है, so we have given the hypothesis in which every non-zero prime ideal is a maximal ideal. So by the given hypothesis, we have this is maximal. अगर ये मैक्सिमल हुआ तो आप बोल सकते हो कि आर एक्स कोशंटेड विद एक्स से जनरेटेड आइडियल इज आइसोमॉर्फिक टू आर इज अ फील्ड स्ट्रक्चर. अगर ये फील्ड बना तो ये ट्रू हो जाएगा. आर कॉन्टेन जेड एज अ सबरिंग जरूरी नहीं है ना. जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने मान लो आर को चूज करा Z2, इसमें भी यही कंडीशन होल्ड होगी, है ना. एवरी आइडियल इन आर एक्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. अगर आप एक और चीज जानते हो, वी नो दैट एफ इज अ फील्ड if and only if fx is a PID. fx is a PID. Now R is a field, so Rx is a PID. PID मतलब every ideal is a principal ideal. True statement. Option D. R contains, यहाँ पे ZP आएगा. ZP as a subring for some P. जरूरी नहीं है, अगर मैं R को चूज कर लूँ यहाँ पे, मान लो रियल नंबर्स ले लो, तो रियल नंबर्स में कभी भी ZP एज अ सबरिंग बन के नहीं आएगा. दोनों के ऑपरेशन अलग है, स्ट्रक्चर्स अलग है, एलिमेंट्स अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा. क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? चले आगे. इज दिस प्रॉब्लम फाइन फॉर एवरीवन? अगला क्वेश्चन पे आते हैं.
इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो. द फर्स्ट स्टेटमेंट, if H is a subgroup of finite index of C minus 0, then H will be exactly C. Option B, if H is a subgroup of finite index of R minus 0, then H will be R minus 0 under multiplication. जैसे पहले B ऑप्शन को देखेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. अगर मैं H को चूज करूं पॉजिटिव रियल्स विद मल्टीप्लीकेशन, क्लियरली इट इज अ सब ग्रुप ऑफ R स्टार डॉट. अगर मैं एक मैपिंग बनाऊंगा R से लेकर के 0,1 पे और 1,-1 पे मैपिंग है मेरी f of x 1 if x is positive, -1 if x is negative. You can easily feel this function is a group homomorphism. Also it is onto because range में दोनों ही एलिमेंट आ जाएंगे 1 और -1. मैंने कोडोमेन में 1 और -1 लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन. So this is an onto ring onto group homomorphism. If you find its kernel, then कर्नल में वो एलिमेंट आएंगे जो 1 पे जाएंगे. 1 पे कौन से आ रहे हैं? पॉजिटिव, तो इट विल बी R प्लस डॉट. तो यहां से अगर आप क्वेश्चन करोगे R स्टार डॉट को with R plus dot, then this group is isomorphic to the group with 2 elements. यानी कि ये 2 इंडेक्स का एक सब ग्रुप है, बट ये R minus 0 या R स्टार के बराबर नहीं है, तो false statement. Same can be taken for D. If H is a subgroup of finite index of Q minus 0, then H will be Q minus 0. False. Again, if I choose H to be Q plus dot, and if I take the same mapping G from rationals to 1 and -1, G is sending positive rationals to 1 and negative rationals to -1. So here this H is a subgroup of index 2 but is not equal to full Q minus 0. तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे. A और C में से कोई एक मैं प्रूफ करूंगा, एक आप प्रूफ करेंगे ना. लेट्स सपोज आई वर्कआउट फॉर A. अगर H कोई भी फाइनाइट इंडेक्स का सबग्रुप हुआ C minus 0 का, then let's see what happens. Let H is a subgroup of C star dot and index of H in C say n, which is a finite number. इसका मतलब क्या होगा? Since C star dot is an abelian group, अगर ये abelian group है तो we can define this subgroup, this group C star mod H. It will be ZH. We can define this is a subgroup. Oh, sorry, this is a group. क्योंकि आपके पास इंडेक्स n है, इंडेक्स ही आपको बताता है कि आपके पास कितनी डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगी. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. अगर n ऑर्डर का ग्रुप है तो आई कैन से ZH to the power n, it will be H for every Z in C star. अगर आप इसके किसी भी एलिमेंट को n टाइम्स ऑपरेट करेंगे यू विल गेट आइडेंटिटी, है ना. क्योंकि किसी भी ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इसमें आइडेंटिटी H हो जाएगा. इसका हर एक एलिमेंट कैसा होगा? कोसेट होगा ZH टाइप का. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आप कैसे ऑपरेट करते हो उनको? Z की पावर n H is equal to H for every Z in C star. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? When two cosets are same, AH बराबर BH if and only if AB inverse belongs to H. यहाँ पे B कितना है? 1. A कितना है? Z की पावर n. तो Z की पावर n belongs to H for every Z in C star. तो आप जो भी Z लाओगे उसमें Z की पावर n जो होगा वो H में जाएगा. बट हियर यू फील for every W belongs to C, there exists some Z naught
in C star such that W can be expressed as Z naught to the power n. क्योंकि Z की पावर n जो पोलिनोमियल होगा वो एक ऑन टू मैप होता है, ये आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स में. तो W can be expressed as Z naught to the power n, but for each Z in C star, Z to the power n is available in H. So this is available in H. Now this, for every W in C star, this W is available in H. So this tells you this whole C star is contained in H, but H is already a subgroup, so it is contained in C star. Combining both, we get H must be equal to C star, implies the index must be equal to 1 and subgroup will be equal to the full group. तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो ए है वो ट्रू आ जाएगा. सेम अगर आप सी के लिए वर्कआउट करेंगे तो ये भी ट्रू आ जाएगा. इसमें आपको बस एक चीज की नीड पड़ेगी कि जो अगर आप किसी भी रैशनल को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल चेंज नहीं होगा आपका, रैशनल का ग्रुप सेम रहेगा. क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. I hope it is fine for everyone. आप में से कोई क्वेश्चन 4 का आंसर करना चाहेगा? एनीवन? Would you like to answer the problem 4? Anyone from you guys? या देखो यहाँ पे आपके पास S जो है ना, S बी द कलेक्शन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस, यानी कि आप इसमें से वही ग्रुप ले सकते हो जो आपस में आइसोमॉर्फिक ना हो, which have the property that every element of G commutes with the identity element and itself. अगर आपने ग्रुप का ऑर्डर मान लो दो या दो से बड़ा लिया, if order of G is at least 2, then this implies there must exist some A in G which is not equal to identity. Then it will tell you that E dot A will be A dot E will be equal to A. That means E is commuting with some other element. But आपकी प्रॉपर्टी क्या है? That every element of G commutes with itself and identity, but E is commuting with some other element. So this tells you order of G must be equal to or must be equal to 1. तो आपके पास सिर्फ वन ऑर्डर का ही ग्रुप आएगा और वन ऑर्डर के सारे ही ग्रुप जो होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे. So you will have one element in this collection. You will have exactly one element in this collection. ठीक है. But E is the element of G. It is commuting with identity and with some other element as well.
नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 5 पे आते हैं। जिसने इसको सॉल्व किया आंसर करो, क्या होना चाहिए? For a group G, let auto of G denote the set of automorphisms of G, then which of the following is or are true? Automorphism of Z is isomorphic to Z2, true, because if you see, if F from Z to Z be a group homomorphism, then F of Z is F of X is equal to F of 1 times X. ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर यहाँ पे ये जो मैपिंग होगी, इसमें अगर आप ऑन टू टारगेट करो, यू कैन फील फॉर F of 1 non-zero, F is 1 1. For on to, your range of F should be equal to codomain, but range कितनी आएगी? F of 1 times X, where X varies over Z. This is equal to F of 1 times Z. But ये तभी आएगी if when only if आपका F of 1 या तो 1 हो या -1 हो, इसके अलावा कुछ हुआ तो ये कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। तो 1 1 ऑन टू कब बनेगा? जब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, F of X is equal to X or is equal to -X. These are the two possibilities where we have this as a 1 1 and onto automorphism. Automorphism of Q is isomorphic to Q minus 0. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, आप देखो। अगर आप कोई भी एक ऑटोमॉर्फिज्म लेते हो, लेट सपोज F बिलोंग्स टू ऑट ऑफ Q, या फिर ऐसे करते हैं जैसे प्रीवियस करा है, इफ F फ्रॉम Q to Q is a group homomorphism, then F of R will look like F of 1 times R. Clearly, F is 1 1 and onto if F of 1 is not equal to 0. So we can define a mapping from automorphism of Q to Q star dot phi is sending. यहाँ पे आप मैप लोगे, इस मैप को इवेल्युएट कर लो 1 पे, बिकॉज एवरी मैप और एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q to Q कैन बी इवेल्युएटेड बाय F of 1. अगर आपके पास F of 1 की इमेज है, so you have full map. So this is an evaluation map. One can feel this is a bijection. तो ये आपका टास्क है ना, इसको बाइजेक्शन शो करना। तो अगर ये बाइजेक्शन होगा, सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q इज आइसोमॉर्फिक टू Q स्टार डॉट, क्योंकि अगर आप F of 1 को चेंज करेंगे तो आपकी ऑटोमॉर्फिज्म चेंज हो जाएगी। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर गोइंग टू डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो मैपिंग इज 1 1 ऑन टू, तो वैसे ही क्योंकि इवेल्युएशन मैप है, इवेल्युएशन मैप्स आर ऑलवेज ऑन टू, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ G इज साइक्लिक देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज साइक्लिक फॉल्स। आपको पता होना चाहिए
कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn जो होती है वो UN ग्रुप की आइसोमॉर्फिक होती है ना, बट UN क्या हमेशा साइक्लिक होता है? नो, इट इज नॉट ऑलवेज साइक्लिक. यू कैन चूज सम n वेयर UN इज नॉन साइक्लिक. ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ R इज अ फाइनाइट ग्रुप. नो. अगर मैं कोई भी मैपिंग चूज करूं F R से R पे, f of x बराबर f of 1 times x. So for each f1 is non-zero, it is an automorphism. How many automorphisms are there? Uncountably many. So it is not finite, it is uncountable group. So A सही होगा और B सही हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इसको किसी ने सॉल्व करा आप में से? एनीवन? The cardinality of the group automorphisms of R over Q, that is the group of field automorphisms from R to R that fixes rationals. तो आपको R से R पर सारे के सारे फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है जो बेस फील्ड को फिक्स करेंगी. बेस फील्ड या फिर प्राइम सब फील्ड बोल सकते हो यहाँ पे. एनीवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये एक डमिट एंड फुट का एक्सरसाइज है. जनरली मतलब जब मैं फील्ड थ्योरी पढ़ाता हूँ तो वहां पर ही क्लास में कवर करता हूँ. सो इसको सॉल्व करने के लिए इट इज अ नाइस प्रॉब्लम. कुछ स्टेप्स मैं लिखता हूँ ना. नंबर 1, चलो इधर कर लेते हैं. इफ f from R to R be a field automorphism, ठीक है. फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 ऑन टू R से लेकर के R पर होमोमॉर्फिज्म. दिस इज द मीनिंग ऑफ फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म. पहला स्टेप समझो. नंबर 1, f takes squares to squares. Let A belongs to R be a square, that is there exists some x in R such that A is equal to x square. Then f of A will be f of x square, but this is same as, because it is a homomorphism, it will be f of x का whole square, है ना. So this implies f of A is square. Just एक second.
सो एफ टेक्स स्क्वायर्स टू स्क्वायर्स, यानी कि अगर आप कोई भी स्क्वायर लोगे तो वो स्क्वायर पे जाएगा, ए स्क्वायर हो तो एफ ऑफ ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप चीज समझ पा रहे होगे, बिकॉज एवरी पॉजिटिव रियल नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट जो होगा, एफ टेक्स पॉजिटिव रियल्स टू positive reals, because every positive real number is a square. ठीक है, सो एफ टेक्स पॉजिटिव रियल्स टू पॉजिटिव रियल्स, ये आप करोगे इसका यूज करके ना। द थर्ड स्टेटमेंट, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो if a is bigger than b, this implies f of a, sorry, this will imply a minus b is a positive number. So by 2, f of a minus b is a positive number. This implies, because it is a field homomorphism, it will be f of a minus f of b. It is a positive number. This implies f of a is bigger than f of b. So this is a strictly increasing map. The fourth statement, f is continuous. F is continuous. Just एक मिनट में और लो। ठीक है, तो द फोर्थ स्टेटमेंट एफ इज कॉन्टिन्यूस, और फिफ्थ स्टेटमेंट क्या होगा, यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस मैप आर से आर पर अगर वो रैशनल को फिक्स कर रहा है तो वो पूरे को फिक्स कर देगा, दैट विल बी बाय आइडेंटिटी थ्योरम। अब कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए आप ऐसे समझो, given epsilon positive, there exists a delta positive such that f of x minus f of y is less than epsilon for all x minus y less than delta. अगर मान लो मैं डेल्टा को चूज करूं 1/n, आई विल फिक्स दिस 1/n अगेन। अगर मैं डेल्टा को 1/n लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस के 1/n लेस देन x माइनस y लेस देन 1/n, दिस शुड इम्प्लाई, और अगर आप ये लोगे
तो यहाँ पर अब सपोज करो मैं इस पर f लगाऊं तो मुझे कितना लगा f ऑफ माइनस 1/n, क्योंकि f इंक्रीजिंग है, लेस देन f ऑफ x माइनस y which is same as fx minus k, f of y that will be less than f of 1/n. बट फंक्शन जो है वो रैशनल्स को फिक्स कर रहा है, 1/n इज अ रैशनल नंबर, सिंस f from or f of r will be r for every r in rational because f is fixing q. तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि f of और 1/n with negative less than fx minus f of y less than 1/n. That means modulus of fx minus fy less than 1/n. तो if I choose, आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दोगे, so given epsilon positive, I can always find some n in natural number such that 1/n is beaten by epsilon. This is by Archimedean principle. So 1/n अगर beaten होगा epsilon से, तो I will get the desired result. So I will choose my delta to be 1/n. Also, I have proved that function is a uniformly continuous map. Also, f is uniformly continuous. तो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है. अब आप आइडेंटिटी थ्योरम यूज करोगे नेक्स्ट स्टेप में. सो द फिफ्थ स्टेटमेंट इज using identity theorem on f. ठीक है, तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं चाहो तो, जैसे f जो है वो r से r पर मैप है. ठीक है, मैं एक मैप ले रहा हूं g जो कि q से so g is an identity map. If I see f minus g from r to r, तो अगर मैं f माइनस जी को इवेल्युएट करूंगा किसी भी रैशनल पर, आई विल गेट एफ आर minus gr. It will be r minus r. It will be 0 for every r in rationals. Now, f is continuous, g is continuous because it is an identity map. So, difference of two continuous maps is continuous. So, f minus g is continuous. This implies f minus g must be identically 0 because it is vanishing on a dense subset of r. Q is a dense subset of r. So, this implies f must be identically same as g. So f g will be identity map. तो ऐसा आपके पास सिर्फ और सिर्फ identity map ही बचेगा. I hope the explanation is fine. So out of R over Q is simply identity map. So सिर्फ A true हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. आप में से किसी ने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को? Anyone have solved this problem? It is a difficult one. 2 and 4, j is maximal, jx mod I is finite. कैसे सॉल्व किया है, मे आई नो? आपने कैसे सॉल्व किया है? फरहान जान सकता हूँ?
अच्छा आपने वैसे करा है, चलो दैट्स नाइस। मतलब यहाँ पर आपने यूज करी करस्पॉन्डेंस थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, है ना। तो एक थ्योरम होती है कि अगर आई आइडियल है जे में, जे आइडियल है आर में, आई इज ऑल्सो आइडियल इन आर, देन आर मॉड जे is isomorphic to R mod I quotiented with J mod I, है ना। तो one can use this idea. Also, I will give you one more idea, है ना, क्योंकि ये आइडिया तो मतलब मोस्टली लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी काफी बार क्लासेस में भी करा चुका हूँ, सोल्यूशन में करा चुका हूँ। तो आई विल डिस्कस सम अदर आइडिया टुडे, लेट्स सी हाउ आई गो। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज R is ZX, I is ideal generated by X minus 7, या अभी पहले एक और करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है आर मॉड जे के बारे में, है ना। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर मॉड आई कोशेंटेड विद जे मॉड आई। तो पहले आप आर मॉड आई को समझो। आर मॉड आई तो अगर मैं नेचुरल मैप लूं, so by this map one can feel your kernel f will be ideal generated by 5. So by theorem zx mod ideal generated by 5, which is r mod I, is isomorphic to z5x. No, j mod I is isomorphic to this. इसके लिए I can define a map phi जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा 5 से लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से जनरेटेड आइडियल पर होगा। हियर इफ आई टेक दिस विल बी पी एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्यू एक्स टाइम्स 5, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट ऐसा नजर आएगा तो उसको मैं कहाँ भेजूंगा, पी एक्स प्लस पी एक्स आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे। पी एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो phi is on to here kernel of phi, it will be the id generated by 5, so that will give me x square plus 2 comma 5 id generated by 5 is isomorphic to this ideal, है ना। तो अब आपके पास जो r mod i r mod j बचा है वो क्या होगा,
Z5x क्वोशंटेड विद x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये आपका R मॉड आई, ये आपका J मॉड आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 को Z5 में देखना है कि इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। तो आप देख सकते हो ये फील्ड है, ये 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल, तो आप इसके रूट चेक कर लो। सो इफ आई गिव इट अ नेम Rx टू बी आर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अगर आप R0 निकालेंगे इट विल बी 2, R1 निकालेंगे इट विल बी 3, R2 निकालेंगे इट विल बी 1, R3 निकालेंगे इट विल बी 1, R4 निकालेंगे इट विल बी 3. So it is non-zero at every element of Z5. This implies this is an irreducible polynomial. The Z5x is a PID structure. तो किसी भी PID में irreducible elements जनरेटेड होने वाली आइडियल कैसी होती है? मैक्सिमल आइडियल होती है. तो दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल एंड दिस क्वोशंट स्ट्रक्चर इज अ फील्ड स्ट्रक्चर. तो ये वाली तो मैक्सिमल बन जाएगी. तो ये मैंने J को डन करा. J इज अ मैक्सिमल आइडियल. नाउ लेट्स वर्क आउट ऑन I कि I कैसे बनेगा. क्या सेम तरीके से डील कर सकते हैं? अगर मैं सेम तरीके से डील करना चाहूँ तो वी कैन डू, बट लेट मी गिव यू अनदर वे. नाउ वी नीड टू डिस्कस Zx quotiented with ideal generated by x minus 7 comma 5. अगर मैं मैपिंग लूँ phi, let's suppose f, I am sending my px to px plus 7. This is clearly is an automorphism. One can easily feel it is an automorphism. Once it is an automorphism, let's see how I can work out for more. X minus 7 into ax प्लस ये आपकी कौन सी आइडियल है? आई वाली आइडियल है ना, प्लस 5 टाइम्स bx. तो ये कहाँ पे जाएगा? बाय दिस मैप इट विल बी, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें आप, ये आपके पास आ जाएगा x a of x plus 7 plus 5 times b of x plus 7. So this is nothing but ideal generated by x comma 5. ठीक है. So here image of the ideal generated by x minus 7 comma 5 15 है ना, तो 15 कर देते हैं. तो ये इसकी इमेज आ जाएगी. So I can feel that zx क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, सो इमेज दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यहाँ से आप एक चीज फील कर सकते हो, इस आइडियल को आप जानते हो ना, ये कौन सी आइडियल आएगी? all those px from zx such that 15 divides p of 0.
The constant term is divisible by 15. One can feel this ideal is properly contained in the ideal generated by x, 3 और x, 5. क्योंकि अगर कोई नंबर को 15 डिवाइड करेगा तो 3 और 5 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. दिस आइडियल इज आइसोमॉर्फिक टू और इमेज इज इक्वल टू दिस आइडियल. या आप इसको पुल बैक करेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ x, 15 देख सकते हैं. दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू दिस वन. तो ये जो है, चाहे तो ऐसे देख सकते हो या फिर देयर इज वन मोर वे. नहीं, ठीक है. तो ये मैक्सिमल नहीं बनेगी तो ये भी मैक्सिमल नहीं बनेगी ना. अंडर ऑटोमॉर्फिज्म मैक्सिमल गोज टू मैक्सिमल. तो ये मैक्सिमल नहीं बनेगी ना, ये गलत. ZXi इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी गलत हो जाएगा. अब इसको और देख लेते हैं ना. तो इसको डील करने के लिए मुझे उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा. ZX quotiented with x minus 7, 15 is isomorphic to ZX mod ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसको इससे देखोगे तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू a naught such that a naught belongs to Z15. So this will be isomorphic to Z15. I hope it is fine. तो ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा. This is not an this is a finite set true statement. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. थोड़ा क्विकली खत्म करते हैं ना. Question number 8. Let G be a finite abelian group of odd order. Consider two statements. First, f from G to G defined by f of G बराबर G square is a group isomorphism. अगर आप देखेंगे तो let's suppose f of G बराबर G square है, तो अगर मैं f of x y देखूंगा तो कितना मिलेगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर. इसका मतलब कितना होगा? एक्स वाई बट इट इज एन अबेलियन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इट विल बी एफ एक्स एफ ऑफ वाई. ठीक है. अगर आप इसका कर्नल देखेंगे सो वो सारे जी आएंगे जिनके लिए जी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा. बट जी स्क्वायर आइडेंटिटी हुआ तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी या तो 1 होगा या 2 होगा. बट ग्रुप का ऑर्डर ऑड है तो कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिल सकता. तो इट विल बी ओनली आइडेंटिटी. तो दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप. दिस इज 1 1. तो किसी भी सेम सेट से सेम सेट पर अगर फाइनाइट है और 1 1 हो गया तो ऑन टू भी हो जाएगा. तो दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म. मोरओवर इट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. ट्रू स्टेटमेंट. द प्रोडक्ट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी. जी बराबर आइडेंटिटी. अगर आप ग्रुप के हर एक एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो जितने भी एलिमेंट है जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो अपने इनवर्स से मिलकर कैंसिल आउट होकर आइडेंटिटी दे देंगे. तो आपके सिर्फ जी बचेगा, सिर्फ आइडेंटिटी बचेगा. क्योंकि ग्रुप अबेलियन है तो जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कैसे होगा? G1 के संग G1 का इनवर्स लगा सकते हो क्योंकि अबेलियन है. G2 के साथ G2 का इनवर्स लगा सकते हो. Gn के साथ Gn का इनवर्स लगा सकते हो. बट आइडेंटिटी और बच जाएगा. सो यू विल गेट आइडेंटिटी. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. सो बोथ आर ट्रू. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं.
प्रॉब्लम 9 इजी है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ Z2024, आपको पता है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप में कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स होते हैं, जितने उसके डिविजर्स होते हैं ना, क्योंकि हर एक डिविजर के करस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप बैठा होता है। तो अगर मुझे इसके सब ग्रुप निकाले तो आई नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। तो कितना हो जाएगा टाउ, इसको ओपन करेंगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर 8 से करते हैं, तो 8 2 16, 4 और 2 8 5 जा 40, 2 और 4 253, ये हो जाएगा। इसको 11 से करते हैं, 11 2 22 23, तो आपके जाएगा टाउ ऑफ 2 क्यूब 11 23। आंसर कितना है? 3 + 1 1 + 1 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, सो आंसर विल बी 16। सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक लास्ट प्रॉब्लम, फिर विल एंड द क्लास। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, Q√3 एंड Q√5। तो इसके बारे में पूछा है। दे आर आइसोमॉर्फिक एज अबेलियन ग्रुप्स। तो पहले आप देखो डायमेंशन ऑफ Q√3 over Q, this dimension is 2. Dimension of Q√5 over Q is again 2, because दोनों ही 2 डिग्री के एक्सटेंशंस हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो सेम डायमेंशन के वेक्टर स्पेसेस होंगे, so they will be isomorphic as a vector space. So this implies there exists a T, a linear map so T will be defined from Q√3 to Q√5. This T is 1 1 on 2, so they are isomorphic as a vector spaces. अगर एज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होंगे तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? V प्लस होता है। तो यहाँ पे दोनों ही अगर वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग अबेलियन ग्रुप्स भी आइसोमॉर्फिक होंगे, सो दे आर आइसोमॉर्फिक एज अबेलियन ग्रुप्स। ऑप्शन 3 दे आर आइसोमॉर्फिक एज रिंग्स फॉल्ट्स। ऑप्शन डी दे आर आइसोमॉर्फिक एज अ फील्ड्स। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, आप समझो इफ Q√3 is isomorphic to Q√5 as ring, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म आना चाहिए। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम f Q√3 Q√5 is a ring isomorphism। अगर रिंग आइसोमॉर्फिज्म आई तो आप इसको समझ सकते हो कि ये जो प्राइम सबफील्ड होगी उसको फिक्स करेगी। सो f of r will be r for every r in rational because q is a prime subfield। अगर ये प्राइम सबफील्ड है तो यहाँ से आपको ये भी दिखेगा कि मैं अगर 3 निकालूंगा तो मैं 3 को कितना रखूंगा? 3। सो आई विल गेट, इसको 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, √3 इंटू √3, आई विल गेट f ऑफ √3 का स्क्वायर, है ना। सो दिस विल टेल मी f ऑफ √3 विल बी आइदर -√3 और √3, क्योंकि f ऑफ √3 का स्क्वायर किसका? 3 के बराबर है, तो f ऑफ √3 कितना हो सकता है? या तो -√3 या √3। बट क्या ये अवेलेबल है Q√5 में? इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन Q√5। तो यानी कि आपको जो जनरेटिंग एलिमेंट है या प्राइम एलिमेंट है √3, उसकी इमेज नहीं मिलेगी। अगर उसकी इमेज नहीं मिलेगी तो दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक एज रिंग्स और फील्ड्स। तो सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू फील कि किसी में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए
तो आप फर्दर कमेंट में लिख सकते हो. I will be providing you more clear ideas if needed. So we are ending this session. Thank you so much for joining this class. Best wishes for the upcoming examination. Bye bye.